Good evening, everyone. I'm audible. So let's start this month's meeting. तो लास्ट मंथ हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बाद दो बड़े डेवलपमेंट हुए, तो उसके एक क्विकली बात कर लेते हैं। पहला तो ट्रम्प ने ऑलरेडी 25% टैरिफ अनाउंस की थी इंडिया पे, और 6 अगस्त को उन्होंने एडिशनल 25% की टैरिफ का अनाउंसमेंट किया रशिया से, जो ऑयल हम परचेस करते हैं या डिफेंस परचेज हैं उसके चलते। जिसकी थ्रेट उन्होंने पहले भी दी थी, पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसके बाद आया। तो ये जो टैरिफ है वो करीबन $87 बिलियन इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो उसके 55% जो है उस पे ये इम्पेक्ट करेगा। तो हमने ये थोड़ा सर्च किया कि इतना ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर इंडिया की 30% जो एक्सपोर्ट है इसके चलते बंद हो जाती है, तो वो 1.264 लाख करोड़ का अमाउंट होगा, और ये जीडीपी का 0.4% के आसपास है। सिमिलरली ये परसेंटेज है, तो अगर ये डिपेंडिंग ऑन बेस्ट सिनेरियो से लेके वर्स्ट सिनेरियो में हम प्लॉट करते हैं, तो इंडिया की जीडीपी का ये 0.4% से 0.9% तक इम्पैक्ट कर सकता है। और की सेक्टर्स जो इम्पैक्ट होंगे वो ये हैं सारे: टेक्सटाइल अपैरल्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, जेंट्स एंड ज्वेलरी, फर्नीचर, लेदर गुड्स। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट्स में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारे सेक्टर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके चलते, और इनके शेयर्स में हमने इसके चलते काफी करेक्शन भी देखा है लास्ट 1 मंथ में। तो दूसरा बड़ा जो इवेंट है वो हमने 2 दिन पहले देखा, जीएसटी 2.0 इसको बोल सकते हैं। जीएसटी 2017 में शुरू हुआ, उसके बाद ये सबसे बड़ा रिफॉर्म बोल सकते हैं। काफी सारे आइटम्स पे जीएसटी कट की गई। मेनली स्लैब जो पहले 4 थे उसको कट करके 2 किया गया। और एस्टिमेट ये है कि थोड़े महीनों पहले जो इनकम टैक्स के रेट्स कट किए गए थे और ये जीएसटी कट, ये सब मिला के करीबन इकोनॉमी को 5.3 लाख करोड़ का बूस्ट मिल सकता है, जो 1.6% ऑफ जीडीपी है। सिर्फ जीएसटी के चलते जो बूस्ट मिलेगा उसका जो एजम्पशन है वो करीबन 1.98 लाख का करोड़ है। 1.998 लाख करोड़ का है। तो अगर आप यहाँ से इसको मैच करते हैं, तो अगर ये सिनेरियो देखें तो ये पूरा इम्पैक्ट जीएसटी कट के चलते नेगेटिव हो जाएगा। और अगर बाकी दो सिनेरियो पैन आउट होते हैं तो भी ये जीएसटी कट का इम्पैक्ट इनको काफी हद तक सबसाइड कर सकता है। तो ये जो जीएसटी कट्स हैं वो काफी हेल्पफुल रहेंगे ये जो ट्रम्प की टैरिफ्स का शॉक है उसको एब्जॉर्ब करने में। हाँ, पर सेक्टर्स जो इम्पैक्ट होंगे वो दोनों में डिफरेंस है। जो सेक्टर्स इम्पैक्ट पॉजिटिवली होंगे जीएसटी कट से, वो लार्जली ऑब्वियसली डोमेस्टिकली ओरिएंटेड है, जिसमें खास करके ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, पर्सनल केयर, हेल्थ, हाउस होल्ड आइटम्स, इंश्योरेंस और सीमेंट, ये सब मेन बेनिफिशियरी रहेंगे जीएसटी कट के। अब आ जाते हैं टेक्निकल आउटलुक में। और ये रफली यहाँ से देखें तो अगस्त मंथ शुरू हुआ था। इनिशियल पार्ट में हमने डिप देखा था, और जो टैरिफ के थ्रेट्स के चलते, और 24337 का बॉटम बना था 8 अगस्त को। फिर वहां से एक एक्सपेक्टेशन बन रही थी कि इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएंगे। तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच से पहले ही एक रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। और ये जो गैप अप कैंडल आप देख रहे हैं वो 15 अगस्त जो फ्राइडे था उसके बाद जो मंडे आया उस दिन जीएसटी अनाउंसमेंट की जो रेड फोर्ट से प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, उसके चलते हमने एक गैप अप ओपनिंग देखा नेक्स्ट मंडे को, और 25,153 का हाई बनाया। और फिर ये सारे गेन्स हमने करीबन वाइप आउट होते हुए देखे सब्सिक्वेंट 4-5 सेशंस में। और एंड ऑफ द मंथ अगर देखें पूरे अगस्त में, तो 1.4% की गिरावट देखी गई, और ये निफ्टी के लिए सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ रहा नेगेटिव निफ्टी के लिए। तो आगे के लिए हम क्या लेवल्स देखते हैं, एक तो ये रीजन जो है वहाँ पे काफी सारे टॉप्स बने हैं अगस्त में और उसके पहले भी। तो 25,150 से लेके 25,250 का जोन है वो काफी टफ रेजिस्टेंस जोन है नेक्स्ट मंथ।
1 मंथ में। और आगे भी हम ये रेजिस्टेंस जोन वॉच आउट करेंगे 25,150 से 25,250 का। ये क्रॉस हो जाता है तो फिर एक सस्टेनेबल अपमूव देखी जा सकती है। ऑन द लोअर साइड लास्ट मंथ में हमने बात की थी कि 200 डे में ये जो लाइन है और इसी के आसपास आपकी 34 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो ये जो सपोर्ट जोन है काफी क्रुशियल सपोर्ट जोन है। वो करीबन 24,000 के आसपास है। तो ब्रॉडली 24,000 जब तक नहीं टूटता डिसाइसिवली तब तक अपना ओवरऑल आउटलुक है वो पॉजिटिव रहेगा इन्वेस्टमेंट का जो आउटलुक है। बाकी ऑन द हायर साइड जो रेजिस्टेंस जोन है हमने आपको बताया, तो ब्रॉडली नीचे की साइड हम 24,000 का सपोर्ट ध्यान में रखेंगे और ऑन द हायर साइड 25,150 25,250 का रेजिस्टेंस जोन ध्यान में रखेंगे आने वाले कुछ समय के लिए। ये लेवल ऑफ कोर्स ब्रेक होते हैं तो फिर सब्सिक्वेंट लेवल्स ये सारे हैं जो हॉराइजन पे आएंगे। अगर 24,000 के नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर 25,700 23,250 ये कुछ रिट्रेसमेंट लेवल है वो डाउन साइड में खुल सकते हैं। और ऑन द हायर साइड ये रेजिस्टेंस जोन अगर क्रॉस होता है तो फिर 25,669 जो जून में टॉप बना था वो नेक्स्ट सबसे टारगेट रहेगा। हाँ, अब आ जाते हैं सिल्वर जिस पे हमने काफी लंबे समय से एक पॉजिटिव व्यू रखा था और इसने एक बड़ा टारगेट अचीव किया रिसेंट पास्ट में 2-3 दिन पहले ही। इनफैक्ट लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने इस पे बाय इनिशिएट किया था। $31 पे ये था और हमने 35.24 का फर्स्ट और 41.65 का सेकंड टारगेट दिया था। इनफैक्ट सिल्वर ने 2011 में ऑल टाइम हाई बनाया था, $50 के आसपास था। और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन हमने देखा था, तो उसी करेक्शन के ये रिट्रेसमेंट लेवल थे जिसके हमने टारगेट्स दिए थे। तो इसने वेडनेसडे के सेशन में $41.46 का हाई बनाया और नियरली जो हमारा ये दूसरा टारगेट भी था इसने अचीव कर लिया। हालांकि हमारा मानना है कि सिल्वर एज अ कमोडिटी अभी भी हमको बुलिश लगती है चार्ट्स पे, और साथ ही काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स भी हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे हिसाब से ये अप ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। और 49.83 का इसने जो टॉप बनाया था 2011 में वो भी आगे चल के रिवर्स हो सकता है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे किया जा सकता है। बाकी पोजीशन अभी भी होल्ड करनी चाहिए। और यहाँ पे $36 का एक मेजर सपोर्ट है जिसके स्टॉप लॉस से अभी भी ओवरऑल पॉजिटिव व्यू होल्ड करना चाहिए। अब जो हमने जीएसटी कट की बात की, तो उससे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हमको लगता है कि दो सेक्टोरल इंडाइसेस काफी इससे कोरिलेटेड है और जिनको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उसमें से पहला है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। पहले तो ये मिड अगस्त में जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आई थी तब इसने वीकली चार्ट से बॉलिंग करके अपर बैंड के ऊपर क्लोज दिया था। और अभी इस हफ्ते जब ये एक्चुअल अनाउंसमेंट आए हैं जीएसटी को तो उसने ये वाला टॉप क्रॉस करके एक ब्रेकआउट ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। करीबन ये 26,000 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो हमारा मानना है कि ये आगे चल के भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकता है। 27,700 का हाई इसने लास्ट ईयर सितंबर में बनाया था। वो एक इमीडिएट टारगेट रहेगा जो क्विकली अचीव हो सकता है। और उसके बाद ये 29,000 तक भी जा सकता है। और जब तक इसमें 22,800 का लेवल नहीं टूटता तब तक ये बुलिश व्यू इंटैक्ट रहेगा। और इसको प्ले करने के लिए अपने पास ऑटो ईटीएफ्स अवेलेबल है और दो मोस्ट लिक्विड ईटीएफ्स हैं, ऑटो बीस्ट और ऑटो आई ईटीएफ। तो इनको इस लेवल पे बाय करके नीचे एक्यूमुलेट किया जा सकता है सेल टारगेट्स के लिए। दूसरा इंडेक्स आ जाता है कंजम्पशन इंडेक्स। ऑब्वियसली ये सारे जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है उसका कंजम्पशन पे काफी बूस्ट रहेगा। तो निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स है उसमें काफी सारे स्टॉक्स ऑटोमोबाइल के भी हैं, एफएमसीजी स्पेस से भी हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से भी हैं। तो ये जो पूरा इंडेक्स है, तो पूरा कंजम्पशन अगर प्ले करना है तो ये इंडेक्स बेस्ट है। और यहाँ पे भी आप सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न देख सकते हैं जैसे कि हमने ऑटो इंडेक्स में देखे थे। इस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और इसने लास्ट ईयर सितंबर में 13,057 का टॉप बनाया था। वो एक क्विक टारगेट रहेगा और उसके बाद ये फर्दर हायर लेवल्स भी दिखा सकते हैं 13,800 से 900 के। तो यहाँ पे 11,300 का स्टॉप लॉस मान के एक पॉजिटिव व्यू लिया जा सकता है। यहाँ पे भी काफी सारे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं पर दो मोस्ट लिक्विड ईटीएफ्स हैं, कंज्यूम बीस और कंज्यूम आई ईटीएफ। और इन दोनों को की हेल्प से इस पे पोजिशन बनाई जा सकती है। अब आ जाते हैं हमारे प्रो अल्फा सेगमेंट पे जो हमारे
वन टाइप ऑफ रिकमेंडेशन है जहाँ पे हम प्योरली चार्ट्स के बेस पे रिकमेंडेशन देते हैं, जिसकी होराइजन 1 से 2 महीने की होती है। यहाँ पे निफ्टी 500 हमारा यूनिवर्स रहता है, इसके अंदर से हम ये ट्रू अल्फा के स्टॉक निकालते हैं। तो उसमें अगर जुलाई अगस्त महीने की बात करें, जहाँ पे हमने नए कॉल दिए या प्रीवियस कॉल क्लोज हुए, तो करीबन 7 रिकमेंडेशन रही, जहाँ पे 2 में टारगेट अचीव हुआ, एक स्टॉप लॉस हुआ, और 4 अभी भी ओपन है। तो ब्रो, जो हमारी दूसरी प्रोडक्ट है, जो करीबन 1 साल के होराइजन से हम देते हैं, टेक्नोफंडा कॉल्स की, उसमें कोई नए कॉल्स नहीं थे, ना ही प्रीवियस कोई कॉल क्लोज हुई। विद दिस आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन। ये डिस्क्लेमर है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सारे ऑफर डॉक्यूमेंट्स पर इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया उसमें हमारी और हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। नाउ आई विल हैंड ओवर द प्रेजेंटेशन टू वीरेंद्र फॉर डेरिवेटिव। Invisible. थैंक यू प्रदीप। लास्ट वेबिनार में हमने आपको ये बताया था कि निफ्टी के अंदर 25,150 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और निफ्टी ने अगस्त सीरीज के अंदर, मिड ऑफ द सीरीज के अंदर 25,153 का एक हाई टच किया, और फिर वहां से एक रिवर्सल हमने देखा, एंड फाइनली अगस्त सीरीज के अंदर निफ्टी 24,500 के लेवल पे क्लोज हुआ। वहीं बैंक निफ्टी पे भी हमने 56,678 एक रेजिस्टेंस बताया था, और बैंक निफ्टी ने ये रेजिस्टेंस के पास तो गया नहीं, बट इट टच हाई ऑफ 56,156, और फिर वहां से हमने एक रिवर्सल देखा, और जो सपोर्ट था 55,000। पानी आने लगा क्या? वहीं बैंक निफ्टी में हमने 55,000 का एक सपोर्ट बताया था, और एक्सपायरी के वीक के अंदर ये सपोर्ट बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया ना। इट टच लो ऑफ 53,800, जो कि हमने नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में बताया था। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो दे बोथ मेजर इंडाइसेस दोनों ही लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रहे फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव सीरीज। लास्ट इससे पहले देखें तो 4 सीरीज में दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखा था। तो यू कैन सी कि एक लॉन्ग रनअप के बाद में लास्ट 2 सीरीज में कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है दोनों ही इंडाइसेस में। और निफ्टी 1.1 और वहीं बैंक निफ्टी 3.8% कट के साथ क्लोज हुआ अगस्त सीरीज में। ओवरऑल रोल का यदि हम डेटा देखें तो इट इज इन हायर देन द प्रीवियस सीरीज, एंड इवन हायर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेज। वहीं निफ्टी का रोल ओवर देखें तो वो भी हायर रहा है, 84% कंपेयर टू 76% इन लास्ट सीरीज, एंड इवन हायर देन दिस
3 month as well as 6 month average of 78 and 79%. बैंक निफ्टी में भी देखें तो द रोल ओवर वॉज हायर एट 81% कंपेयर टू 78% जो लास्ट सीरीज में रहा, और वहीं 3 मंथ और 6 मंथ एवरेज से भी ये हायर रहा। ये जो चार्ट है दिस इज द, अगर सितंबर सीरीज की शुरुआत में देखें तो जो निफ्टी फ्यूचर्स का ओआई है वो ऑलमोस्ट 2% हायर है, एंड इट इज नंबर ऑफ शेयर्स वो 1.69 करोड़ है कंपेयर टू अगस्त सीरीज की शुरुआत में जो कि 1.65 करोड़ था। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो द ओआई इज हायर बाई 45% ऑलमोस्ट, एंड सितंबर सीरीज में ये 0.29 करोड़ की ओआई के साथ शुरू हुआ है। ये जो चार्ट है दिस शोज कि जो इंस्टीट्यूशनल्स का नेट लॉन्ग पोजीशन सीरीज की शुरुआत में कैसा है। तो ये जो ब्लू बार है दिस इज फॉर एफआईआई, जो एफआईआई का जो नेट लॉन्ग पोजीशन है, और वहीं जो ये रेड बार है दैट इज फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका जो नेट लॉन्ग पोजीशन रहता है। तो सितंबर सीरीज में देखें तो इट इज ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 12 मंथ में हम देखें तो इट इज एट द लोवेस्ट लेवल, 8.2% उनका नेट लॉन्ग पोजीशन है। मतलब एफ आई आईज आर लॉन्ग बाई 8% ओनली इन डेरिवेटिव सेगमेंट में, एंड दे आर शॉर्ट बाई ऑलमोस्ट 92%। वहीं डीआईआईस देखें तो उनका जो लास्ट 6 मंथ का एवरेज देखें दे हैव बीन इवन लास्ट सीरीज से भी हायर है, एंड their net long position is at 66.3 compared to 65.9 जो लास्ट सीरीज में था। ये जो चार्ट है दिस इज फॉर निफ्टी ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो 9 सितंबर को जो एक्सपायरी है उसके अंदर जो हाईएस्ट ओआई है वो कॉल ऑप्शन में 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है, जहाँ से हमने रिवर्सल भी देखा अभी जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद में। एंड इवन जो सपोर्ट है मतलब जो हाईएस्ट पुट ऑप्शन का हुआ है वो 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पे है 9 सितंबर की सीरीज के लिए। और वहीं मंथ एंड सीरीज जो कि 30 सितंबर को है उसके अंदर जो हाईएस्ट कॉल ऑप्शन का हुआ है वो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे है, और वहीं पुट ऑप्शन में हाईएस्ट हुआ है वो 24,000 की स्ट्राइक प्राइस। वहीं सेक्टर्स जहाँ पे हमने हायर रोल ओवर देखा है इस सीरीज में वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस, सीमेंट, इंजीनियरिंग, मेटल, ऑयल एंड गैस, फार्मा, टेक्नोलॉजी एज वेल एज टेलीकॉम। वहीं सेक्टर्स जहाँ पे हमने लोअर रोल ओवर देखा इस सीरीज में वो ऑटोमोबाइल रहा। वहीं स्टॉक्स जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा इस सीरीज में वो है ग्रासिम, क्रॉम्पटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, मैरिको एज वेल एज टोरेंट फार्मा। वहीं स्टॉक्स जहाँ पे हमने वीक रोल ओवर देखा वो है आरबीएल बैंक, टालमिया भारत, मारुति 361 एंड मुथूट फाइनेंस। तो सितंबर सीरीज के अंदर हम देखें तो निफ्टी के अंदर जो 25,000 का हाईएस्ट ओआई है कॉल ऑप्शन में, वहीं से निफ्टी बार बार में घूम रहा है, और अगस्त सीरीज में हमने 25,153 का एक हाई बनते हुए भी देखा। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, और इसको डिसाइसिवली ये क्रॉस करता है तो जुलाई सीरीज में जो हमने हाई बनते हुए देखा था 25,669 वहां तक निफ्टी जा सकता है। वहीं डाउन साइड में जो अगस्त के अंदर लो बना है 24,337 वो एक इमीडिएट सपोर्ट है, और वो ब्रीच होता है तो 24,000 जहाँ पे पुट ऑप्शन का हाईएस्ट ओआई भी है, इवन 200 डीएमए मूविंग एवरेज पे इसी के पास में प्लेस है, और वीकली मूविंग एवरेज इस पे इसके पास में है, तो दैट इज द मेजर सपोर्ट टू वॉच आउट ऑन डाउन साइड अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 55,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कॉल ऑप्शन का ओआई भी है सितंबर सीरीज में बैंक निफ्टी के अंदर, और ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो 56,160 जो कि अगस्त में हाई बना था दैट वुड बी द अदर लेवल टू वॉच आउट। वहीं डाउन साइड के अंदर हम देखें तो 53,000 जहाँ पे हाईएस्ट पुट ऑप्शन ओआई है बैंक निफ्टी के अंदर, तो दैट इज द सपोर्ट। और यहाँ पे इवन 200 डे मूविंग एवरेज भी बैंक निफ्टी में यहीं पे इसी के पास में प्लेस है, तो दैट इज द इमीडिएट सपोर्ट टू वॉच आउट ऑन डाउन साइड। वहीं सर द रिसर्च ऑफरिंग जो प्रूडेंट की तरफ से रहते हैं, प्रू आइडिया जो कि एक प्योरली फंडामेंटल कॉल है जो विद टाइम हॉरिजन ऑफ मोर देन 1 ईयर रहता है, और वहीं प्रू ग्रो है उसका जो रिकमेंडेशन है वो दैट इज ए प्योर टेक्नो फंडा रिकमेंडेशन जहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को ही हम मिक्स करके और जनरेट करते हैं, और इसका जो टाइम हॉरिजन है वो 3 से 4 क्वार्टर का रहता है। ट्रू अल्फा जो कि प्रदीप भाई ने आपके साथ शेयर किया दैट इज फॉर प्योरली टेक्निकल रिकमेंडेशन 1 से 2 महीने के लिए,
और प्रूडेंट ट्रेड जो कि 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए, अलॉन्ग विथ ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो भी 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए होती है, एंड इंट्राडे कॉल्स एज वेल एज एक्सपायरी ट्रेड जो फॉर द डे रहती है। तो प्रूडेंट ट्रेड में हम देखें तो लास्ट जुलाई सीरीज के अंदर हमने ऑलमोस्ट 44 कॉल्स इस प्रोडक्ट में दिए हैं, और ऑलमोस्ट जो 26 कॉल्स के अंदर हमारा प्रॉफिट अचीव हुआ है, वहीं 3 कॉल में वी हैव एग्जिटेड एट नो प्रॉफिट नो लॉस कॉल्स, और 15 कॉल्स ऐसे रहे जहाँ पे आरएसएल और आइदर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। वहीं ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो कि जिसका भी टाइम हॉरिजन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन रहता है, तो इसके अंदर हमने टोटल 31 रिकमेंडेशन दी है लास्ट अगस्त मंथ में, और इसमें से 22 में पॉजिटिव रिटर्न्स मिला, और वहीं 9 कॉल्स में हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। एंड दिस इज द स्ट्राइक रेट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स एज वेल एज फॉर लास्ट मंथ। और ये जो स्लाइड है, दिस इज फॉर इंट्राडे कैश एज वेल एज एफएनओ कॉल्स जो प्योरली फॉर द डे रहते हैं, और मोस्टली जो ट्रेडिंग प्रूडेंट ट्रेड एज वेल एज ऑप्शन स्ट्रेटजी और इंट्राडे के कॉल्स जो रहते हैं, उसके अंदर जो हमारा स्टॉक यूनिवर्स रहता है वो एनएससी 500 का ही रहता है। एंड अगेन यहाँ पे भी हमने एफएनओ में 135 कॉल दिए, दिस इज द स्ट्राइक रेट, और वहीं कैश कॉल्स में टोटल 78 दिए, एंड दिस द स्ट्राइक रेट फॉर फॉर अगस्त। This investment in secondary market are subject to market risk. So read all the related documents carefully before investing. And past performance is no guarantee of future results. Please read the detailed disclaimer by clicking on this link. Thank you, everyone. Now I hand over it to Neha. गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न्स की। लास्ट 1 मंथ में कैसे परफॉर्म किया है इंडियन इंडाइसेस ने और बाकी के वो ग्लोबल इंडाइसेस ने। तो वंस अगेन इंडिया हैज अंडर परफॉर्म द ग्लोबल इंडाइसेस, एंड वो काफ़ी सारे रीजन आगे प्रदीप सर ने भी बताया कि जो टेरिफ का सिचुएशन हुआ एंड वो सब 25 से 50% जो हमारे टेरिफ इफेक्टिव हो गए। लॉट ऑफ पीपल वर एंटिसिपेटिंग कि वो नहीं होगा, तब तक कुछ डील स्ट्राइक हो जाएगी। थोड़ी पॉजिटिविटी भी थी इन द एयर के पुतिन जा रहे हैं यूएसए, तो शायद वॉर में कुछ डेवलपमेंट्स हो और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा 25 वो शायद चला जाए। बट वो कोई बात रियलिटी में हुई नहीं, एंड 50% टेरिफ हैज नाउ बिकम अ रियलिटी। तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट करना तो अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो हमारी कंपनी स्लिम मार्जिन पे एक्सपोर्ट करती होगी 10-12% के मार्जिन पे, उन पे अगर 50% टैरिफ लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उनकी कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो जाती है। तो वैसे देखने जाए तो निफ्टी 0.4% पॉजिटिव रही, मेजरली बिकॉज ऑफ द चीयर क्रिएटेड बाय द जीएसटी रेट कट अनाउंसमेंट। सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट रहा, मिड कैप नॉमिनल कट ऑफ 0.2%, एंड स्मॉल कैप ने सबसे ज़्यादा ग्राउंड लूज किया 1.2% नेगेटिव रिटर्न्स देखे। जबकि आप ग्लोबल इंडाइसिस की देखें तो आपको नेगेटिव साइन तो कहीं पे भी नहीं दिखेगा। एंड अगर आप डैक्स को हटा दो तो मिनिमम गेन, डैक्स और कॉस्पी को हटा दो तो मिनिमम गेन 1% का है। तो यूएसए के तीनों इंडाइसेस मोर देन 3% अप थे। एशिया में सबसे ज्यादा अप निके था, उसके बाद शंघाई 5.4%, निके 6% था। तो अगर आप देखो तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए इट वाज अ गुड मंथ, बट फॉर इंडिया व्हाट स्टार्टेड टू बी अ वेरी नास्टी मंथ को मोदी जी ने 15 अगस्त के बाद काफी ज्यादा कवर किया। एंड लास्ट 1 वीक में जो जीएसटी के रेट आए उसके वजह से काफी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने को मिला, जिसकी वजह से निफ्टी का थोड़ा फ्लैटिश टाइप का क्लोज हुआ फॉर द लास्ट 1 मंथ। तो ये इमेज आपने काफी बार देखी होगी, और ये इमेज अब रियलिटी है, एंड ये इमेज अब होप कर रहे हैं
इंडिया की इकोनॉमी की इससे एक काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा हमारे कंजम्पशन को। तो हमारे जीडीपी में कंजम्पशन जो मोर देन 55 क्लोज टू 60% ऑफ जीडीपी कंजम्पशन, तो उसको बूस्ट देने के लिए ये सारी आइटम्स पे 18% से 5% जीएसटी कर दिया। कुछ आइटम्स थी जो 28 से 18 में आ गई, 12% वाली 5 में जा चुकी है। एंड काफ़ी सारी जो आइटम्स है उसमें नील जीएसटी कर दिया है, जैसे कि एजुकेशन का जो चीज़ें हैं उस पे नील जीएसटी कर दिया। तो उसकी वजह से आपने कल देखा होगा कि डॉम्स भी 8-9% प्लस था। तो ये काफी सारे जो आइटम्स है उस पर ये जीएसटी घटाने के बाद डिमांड का रिवाइवल आना एंटिसिपेट करके मार्केट कल ऊपर गए थे। एंड सिर्फ एक आईटीसी है जिसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव जैसा आप कह सकते हैं, पर सेस और वो सब आने के बाद भी द टैक्स रेट वाज क्लोज टू वेयर इट इज राइट नाउ। पर उस पे गवर्नमेंट ने काफी एक हाई 40% का टैक्स रखा है तीन गुड्स पे। तो आईटीसी एक सिर्फ देख सकते हैं आप वो, और वीबीएल वरुण बेवरेजेस, क्योंकि जो एरेटेड बेवरेजेस है उसमें भी 40% जीएसटी कर दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि वो सब चीज़ें जो हेल्थ के लिए खराब है उनको वो थोड़ा एक गवर्नमेंट पुश कर रही है कि आप वो ना कंज्यूम करें बाय टैक्सिंग देम हायर। तो बाकी सब चीज़ें जो रोजमर्रा की जिंदगी की है उनमें तो टैक्सेस कम किए, एंड दे वांट देयर द वॉल्यूम्स टू इंक्रीज। इन सब में आई गेस सीमेंट एक नहीं है। सीमेंट एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव था कि 28 से 18% कर दिया। तो वो इसमें एक शायद इम्पोर्टेंट आइटम जो है वो मिसिंग है, बाकी सब आइटम्स आप देख सकते हैं। पर ये सब तो हो गया, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, एंड वो सब का जो इम्पैक्ट आएगा वो आगे जाके रिजल्ट्स में अगर दिखे तो देयर विल बी अ ह्यूज पॉजिटिव। बट अभी करंटली कंपनीज आर स्टिल नॉट रीजनेबल। आप देख सकते हैं इधर पूरा ये जो टेबल है इसमें मेजर जो सेक्टर्स है, एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, पावर हो गया, वो सारे के आपको दिखाया है इधर। एवरेज आरओई दिखाया है, एवरेज पी दिखाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज पी का जो प्रीमियम और डिस्काउंट जो भी हो, अगर रेड में दिख रहा है तो वो प्रीमियम है, एंड ग्रीन में दिख रहा है तो वो डिस्काउंट है, अगेंस्ट द 3 ईयर एवरेज ईपीएस केगर। तो उसमें आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा प्रीमियम पे चल रहा है एफएमसीजी, जो 30% प्रीमियम पे चल रहा है एवरेज पी से। और उसका 3 ईयर केगर ईपीएस में सिर्फ 9% था। तो उससे आप समझ सकते हो कि वो एक काफी अभी ना तो उसने ग्रोथ ज्यादा दिखाया है और प्रीमियम्स भी उसके वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो ये जो अभी एक बूस्ट दिया है गवर्नमेंट ने काफी सारी आइटम्स पे जीएसटी रिड्यूस करने का, तो वो पॉजिटिव उसने थोड़ा एक फील दे दिया है स्टॉक्स को। बट हाउ दे परफॉर्म इन द फ्यूचर वो इम्पोर्टेंट बात है। तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू ट्रैक ऑफ। तो अभी भी एफएमसीजी एक काफी एक्सपेंसिव जगह है जो हमको लगती है, बट वील हैव टू ट्रैक द वॉल्यूम ग्रोथ आफ्टर द जीएसटी कट दैट आर इम्प्लीमेंटेड। बाद में और एक जगह हम देख सकते हैं जो ऑटो मोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है, उसमें प्रीमियम पे नहीं चल रहा है आपका वैल्यूएशन जो है वो 4% डिस्काउंट पे अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एवरेजेस, और 3 ईयर का ईपीएस ग्रोथ 40% केगर है। द बेस इज सॉफ्ट 3 ईयर्स पहले का। 3 साल पहले जो एफ आई ट्वेंटी टू था तब कार्स की सेल और वो सब काफी कम थी बिकॉज ऑफ कोविड। पर उसके बेस के ऊपर 40% ग्रोथ है, एंड वैल्यूएशन आर ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो वैसे उधर काफी कंपनीज है, जैसे सर ने भी बताया कि निफ्टी ऑटो पे उन्होंने पॉजिटिव व्यू थोड़ा लिया है, तो उधर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड जैसे कि जो कार्स है उसमें जो लेस देन 1500 सीसी वाली जो कार है, लेस देन 1200 सीसी नॉन पेट्रोल की जो कार है, उस पे 28% से 18% जीएसटी कर दिया है। तो उससे अगर आपकी मान लीजिए 9,30,000 की गाड़ी थी, उसमें आपको 70,000 रुपीज का
जीएसटी का डिफरेंस आता है, वो कल ही हमने कैलकुलेट किया था। तो मान लीजिए 9,30,000 की गाड़ी में आपके 70,000 रुपीज बच रहे हैं, तो काफी लोग जो है वो गाड़ी लेना पसंद करेंगे आगे जाके। एंड अगर कोई पहले कम बजट की गाड़ी ले रहा था, वो अब अपना सेम बजट में बेटर गाड़ी भी ले सकते हैं। तो वो सारे पॉजिटिव जो भी न्यूज़ है वो भी आगे जाके वॉल्यूम्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो देखना पड़ेगा। ये मंथ में जैसे कि पहले मोदी जी ने बताया था कि दिवाली पे वो अनाउंस करेंगे, बट ऑटो सेक्टर ही था जिन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट को थोड़ा सजेस्ट किया कि बिकॉज जो भी मेन सीजन होता है वो नवरात्रि से शुरू हो जाता है। दशहरा पे बहुत सारे लोग गाड़ियां लेते हैं, तो उन्होंने तब सजेस्ट किया कि आप अगर नवरात्रि से ये जीएसटी कट जो लाने वाले वो कर सको, तो फेस्टिव सीजन सही में फेस्टिव रहेगा सारी कंपनीज के लिए। तो ऑन देयर डिमांड दिस हैज हैपेंड। जो बड़ी गाड़ी है उसमें भी पहले 40% जितना टैक्स हो जाता था, उस पे अब 50% जितना टैक्स हो जाता था, वो अब 40% जितना कर दिया है। तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, उसमें भी मतलब टैक्स कट आए हैं थोड़े। और बाकी दूसरे जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मैं आपको बताया कि जो सीमेंट है मेन, तो उसमें भी टैक्स कट रहा है। पर उसमें आप देख सकते हैं कि जो एवरेज पी है वो प्रीमियम पे चल रहा है अभी भी। और 3 ईयर की अगर प्रॉफिट्स में नेगेटिव है, तो सारे ही आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो कंपनीज है उनको आप पॉजिटिवली नहीं देख सकते। बट यू हैव टू बी पिकी इन दैट। तो जो भी आपको चीप वैल्यूएशन पे लग रहे हो, जैसे कि बिरला कॉरपोरेशन है हमारा प्रोवाइडर का, वैसे स्टॉक्स को आप पिक करके बाय अभी कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखो जो लास्ट रिजल्ट सीजन जो Q1 का था वो खत्म हो गया, तो सारे कंपनीज ने रिजल्ट दे दिया। तो ये एक काफी सबड्यूड Q1 था, काफी लोगों के एस्टिमेट से ऊपर आप बोल सकते हैं। पर आपको एक चीज भी देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर का बेस भी थोड़ा सॉफ्ट था। Q2 का तो बेस काफी ज्यादा सॉफ्ट था लास्ट ईयर का, तो देखते हैं अभी Q2 के रिजल्ट कैसे आते, दैट शुड सी अ गुड बम्प अप। बट Q1 में भी अगर आप देखो तो नॉमिनल जीडीपी 7.8% से सॉरी 8.8% से बढ़ा है, जबकि रियल जीडीपी 7.6 से 7.8% से बढ़ा था। दैट इज अ गुड पार्ट कि रियल जीडीपी अच्छा बढ़ा है। इन्फ्लेशन भी काफी एक तरह से कह सकते हो कि कंट्रोल में है, जो देखते हुए ही आरबीआई ने इतने सारे रेट कट्स किए थे। पर अगर आप देखो तो निफ्टी 50 का जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो भी सिंगल डिजिट्स में था, टॉप लाइन ग्रोथ था वो भी सिंगल डिजिट्स में था। तो ये सारे जो गवर्नमेंट ने पुशेस किए हैं, तो दैट शुड हेल्प टू रिवर्स द ट्रेंड्स। क्योंकि अब काफी ज्यादा क्वार्टर से हम सिंगल डिजिट ग्रोथ देखते आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी आप देखो तो लास्ट पूरा ईयर सिंगल डिजिट ग्रोथ में ही गया था। तो वैसे विल इंडिया बी एबल टू विल निफ्टी बी एबल टू ग्रो इट सीपीएस बाय मोर देन 10% इन FY 26 इज अ चैलेंज। एंड वो Q3 के बाद हम देख सकते हैं कि अगर उसमें अच्छा ग्रोथ आ सकता है, बिकॉज जो इनकम टैक्स का भी जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा लोगों को, जीएसटी का बेनिफिट है वो भी मिलेगा। तो कंजम्पशन पे जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था गवर्नमेंट का। एंड दैट शुड हेल्प इंडिया निफ्टी अचीव ईपीएस ग्रोथ ऑफ मोर देन 10% इन FY 26। और हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि लार्ज कैप में एक टाइप का वैल्यू अभी अगर हम देख सकते हैं अगेंस्ट स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, तो ये जो है इस क्वार्टर में भी ये बात उनके रिजल्ट्स में भी हम देख सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखो तो जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स है उनके मार्जिन काफी ज्यादा गिरे हैं अगेंस्ट दी लार्ज कैप। लार्ज कैप के मार्जिन ज्यादा नहीं गिरे, दे आर एट अ स्टेबल रेंज जो लास्ट ईयर भी था। बट स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स के मार्जिन 100 से 200 बेसिस पॉइंट तक गिरे हैं इन दिस क्वार्टर। तो यहाँ पे आप जो सेकंड बीच वाला जो ग्राफ है उसमें भी देख सकते हैं कि चेंज इन नेट प्रॉफिट जो है उसमें पॉजिटिव लार्ज कैप का रहा है, मिड कैप का बहुत ही ज्यादा फ्लैटिश रहा है, एंड स्मॉल कैप में हमको डी ग्रोथ देखने को मिला है। एंड यहाँ पे ही आप सेल्स में भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ मोर देन 6 7 8 7% जितना हमको दिखा है लार्ज कैप्स में।
less than 6%, 5% जितना दिखा है हमको मिड कैप्स में, एंड 4.5% जितना स्मॉल कैप्स में। तो ग्रोथ भी कम है, वैल्यूएशन भी ज़्यादा रिच है। तो स्मॉल कैप में आपको अभी आपकी जो पोजीशन है स्टॉक्स की, तो वो आपको एक बार रिव्यू करनी चाहिए। हम काफ़ी टाइम से बता भी रहे हैं, एंड वो काफ़ी टाइम से एक ट्रेंड भी हम देख रहे हैं कि जब गिर रहा है मार्केट तब लार्ज कैप्स उतने नहीं गिर रहे, मिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली गिरता है। तो वो आप वापस हम आपको सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ रिव्यू दैट। एंड ये जो नंबर्स है उनमें भी आप देख सकते हैं कि अगर ग्रोथ भी नहीं आ रहा और स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव है, वाई वुड यू लाइक टू होल्ड ऑन टू दो। तो थैंक यू, दैट वाज इट फॉर टुडे। ये हमारा डिस्क्लेमर है। आपके कोई भी सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में डालें। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो वो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पूछ सकते हैं। मैं तो पॉजिटिव। तो दो क्वेश्चंस है आईटी सेक्टर और फार्मा के। पहले हम फार्मा लेते हैं। फार्मा पे आर व्यू इज पॉजिटिव एंड इट हैज बीन पॉजिटिव सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ। पर फार्मा पे अभी भी व्यू पॉजिटिव है। आप अगर देखो तो इंडिया का फार्मा सेक्टर वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रम्प ने जो फार्मा है उस पे भी ड्यूटी नहीं डाली है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन फार्मा सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड एंड इट इज ग्रोइंग वेल। तो फार्मा सेक्टर पे अभी भी व्यू पॉजिटिव है। एंड आईटी में आप देखो तो आपको पता ही होगा कि मोर देन 50% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूएसए। एंड यूएसए इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। उनके जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड्स है वो अभी भी वापस नहीं आए हैं। एंड उसी वजह से आप देख सकते हो कि 2022 से एक काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं आईटी सेक्टर ने। तो इट इज a lot depends on how the USA इकोनॉमी डज, एंड वो जो उनका डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है वो कैसे वापस आता है। तो ये जो की चीज़ है वो हम ट्रैक करते रहते हैं उनके जब भी रिजल्ट्स आते हैं। पर अभी भी वो लोग उतने कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रहे कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड्स आर कमिंग बैक और नॉट। और उसकी वजह से उनके रेवेन्यू में भी उतना ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिल रहा है फॉर लार्ज कैप आईटी नेम। तो अगर आपकी पोजीशन हो तो आपको स्टॉक पिक करना पड़ेगा। और जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट इट विद कैट्स, कैट्स पे तो आईटी इंडेक्स काफी टाइम से नेगेटिव है, और यूजुअली हम 200 डीएम एक थंब रूल की तरह मानते हैं। तो आईटी इंडेक्स में ये रेजिस्टेंस है वो करीबन 38,900 यानी कि 39,000 के आसपास है। तो वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक इसमें ओवरऑल व्यू नेगेटिव है। दूसरा, टीसीएस ने जो लास्ट रिजल्ट था उसमें 12,000 लोगों की छटनी की बात की थी। तो ये काफी बड़ा अनाउंसमेंट था, क्योंकि अब तक हम सुनते आ रहे थे कि आईटी सेक्टर सिर्फ बड़ा एम्प्लॉयर है, और ये पहली बार था कि जब इतने बड़े ले ऑफ्स की बात की गई। तो कहीं ना कहीं एआई का भी इम्पैक्ट है, और ये स्लो डाउन जो है आईटी स्पेंडिंग का उसका का भी इम्पैक्ट है। तो एज ऑफ नाउ तो आईटी सेक्टर पे टेक्निकली तो व्यू अंडर परफॉर्म का ही है। और जैसे कि निहाल ने बताया, इस पे इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग की बहुत फायदेमंद रह सकती और एक सेक्टर था फाइनेंस सेक्टर ग्रोथ फॉर फॉर 2030। तो लॉन्ग टर्म में तो फाइनेंस सॉरी फाइनेंशियल इंडेक्स इज वी हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑन इट। पर उसमें भी लॉट डिपेंड्स। आप फाइनेंस सेक्टर बहुत ही बड़ा है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फिर
दूसरे काफ़ी एनबीएफसीज एंड देर आर लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स एज वेल। तो अगर आप वो कोई स्टॉक स्पेसिफिक या जो मैंने सब सेगमेंट्स बताए उनके स्पेसिफिक अगर आप हमें व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट बैक टू यू। एनर्जी थीम ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग वेल सिंस 2024। तो एनर्जी में अगर आपने देखा हो तो 2020 से लेके 2021 से लेके 24 तक एक काफी अच्छा अपमूव हमको देखने को मिला था। एंड उसके बाद अभी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो एक थोड़ा स्टैग्नेशन तो नहीं कह सकते पर बेस जो है वो काफी अच्छा हो गया है एंड इसके ऊपर से ग्रोथ आने में आपको उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। एंड काफी सारा जो ग्रोथ था वो बहुत ही जल्दी प्राइस्ड इन हो चुका था। एंड उसके वजह से अगर आप देखो तो स्टॉक्स उतने ज्यादा नहीं चला। एंड Q1 नंबर जीडीपी के थे उसमें भी आई गेस इलेक्ट्रिसिटी और उसका कंजम्पशन वाज लेस देन 1% ग्रोथ। तो वो सारी जो चीजें दोज ऑल थिंग्स आर प्लेइंग आउट एंड वैल्यूएशंस अभी रीसेट हो रहा है वहां पे इज व्हाट वी आर फीलिंग। एंड अभी भी वी डोंट रियली सी अ रीजन कि वो अभी इधर से बहुत ज्यादा ऊपर जाना चाहिए। बट यू हैव टू अगेन बी पिकिंग स्टॉक्स। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक अच्छा ट्रेंड है जो आप पकड़ सकते हो। उसमें एक्मे सोलर जो हमारा दिया हुआ स्टॉक है आप उससे प्ले करके ये जो एनर्जी सेक्टर है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना ही है तो आप उस पे प्ले करके इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी एक्सपेक्ट इट टू ग्रो a lot faster than what the industry will grow is why we are suggesting the stock। and अभी उसका पी भी आई गेस 35 40 अराउंड है। तो लुकिंग एट द ग्रोथ देर इज पॉसिबल वो एक जस्टिफाइड पी। और ईवी एबिट्टा भी उसमें अभी ईवी एबिट्टा 15 अराउंड है 15 16 तो वो हमको रीजनेबल। रेलवे सेक्टर व्यू फॉर 5 इयर्स। रेलवे सेक्टर ने भी जैसे सेम मैंने आपको बताया रेलवे सेक्टर ने तो बहुत ही ज्यादा प्राइस इन कर दिया था। सारे जो ऑर्डर्स मिल रहे थे उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा चल गए थे। एंड उसके बाद अभी एग्जीक्यूशन में अगर आप देखो तो मेरे को और हमारा व्यू है कि एग्जीक्यूशन हैज नॉट बीन अप टू द मार्क। उसकी वजह से जो सारे ऑर्डर बुक्स थे वो भी काफी ज्यादा कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक। हाँ सॉरी। तो जो रेलवे सेक्टर है वो काफी ज्यादा मूव अप कर चुके थे पर वो जो ऑर्डर बुक है वो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से उनका प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं हो पा रहा है। एंड पी तो आप अगर उनके 5 ईयर एवरेज से कंपेयर करें 10 ईयर एवरेज से कंपेयर करें तो मल्टीपल टाइम्स हायर है। तो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव सेक्टर। पर उसमें भी अगर आपको स्टॉक्स अगर लेने हो तो प्लीज आस्क ऑन व्हाट्सएप। बैंकिंग सेक्टर इज डाउन इन 6 मंथ। तो बैंकिंग सेक्टर पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। फॉर 5 ईयर व्यू इज पॉजिटिव। हमारी जो प्रोवाइड है हमें दी हुई बैंक से HDFC एंड एक्सिस पे हमारा पॉजिटिव व्यू अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर। एक क्वेश्चन था कि मोटर इंश्योरेंस में क्या जीएसटी है, तो उसमें अभी जीएसटी रेट अनाउंस है, उसमें मोटर इंश्योरेंस पे कोई जीएसटी पे कोई चेंज नहीं है, तो वो सेम ही रहेगा। और अदरवाइज आई होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग आवर टेलीग्राम चैनल। जो एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा स्टॉक रेकमेंड करते हैं, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सारे रिकमेंडेशन जो वीरेंद्र ने
शेयर की, इंट्राडे से लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, ये सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, तो यू कैन फॉलो दैट। वो लिंक हमने चैट बॉक्स में शेयर करी। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमने चैट बॉक्स में शेयर किया है। एंड as there are no further questions, I think we will end the meeting. Thank you everyone. थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट मंथ।